नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। मुंबई मेट्रो रेल सेवा आज से फिर शुरू हो रही है। भारत और श्रीलंका की नौसेना का संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स आज से। अमेरिका की पहल पर इजराइल और बहरीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित और बैडमिंटन में नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन महिला सिंगल्स खिताब जीता। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों से संबद्ध ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से प्रमुख भाषण देंगे। ग्रैंड चैलेंजेस पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने में नवाचार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। GCAM में नीति निर्माता और वैज्ञानिक वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार करेंगे। इसमें विश्व के लिए भारत के नारे के साथ कोविड-19 से संबंधित समस्याओं पर विशेष बल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। 3 दिनों तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। 40 देशों के करीब 1600 प्रतिनिधियों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। ग्रैंड चैलेंज की इस वर्ष होने वाली बैठक का आयोजन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नीति आयोग तथा ग्रैंड चैलेंज कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे संबोधित करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की स्थापना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच भागीदारी के रूप में 2012 में की गई थी। यह संगठन कृषि, पोषण, प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य और विकास से संबंधित विभिन्न प्राथमिकताओं के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह 2020 को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई 1916 को हुई थी। यह विश्वविद्यालय देश का 6ठा और कर्नाटक का पहला विश्वविद्यालय था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चीन के इस दावे का खंडन किया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में एक साथ फैला। उन्होंने कहा कि इस दलील के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। अपने रविवार संवाद के 6ठे संस्करण में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि चीन के वुहान में ही कोविड का पहला संक्रमण सामने आया। To validate this claim that there were multiple focal points across the world, I would like to make it clear that no such clinching evidence is as yet available regarding this. Therefore, the reported outbreak of COVID-19 from Wuhan in China has been recognized as the first report worldwide. औषधीय घटकों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता के बारे में एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को प्रभावी औषधीय घटकों के निर्माण में स्वावलंबी बनाने के उपाय किए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में प्रतिदिन लगभग 6400 टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समूह देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पर निगरानी रख रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति दोनों पर निगरानी रख रहा है। The oxygen production capacity of India is around 6,400 metric tons per day. And the government is ready to scale up the production capacity in order to meet any further increase in demand arising due to the pandemic. So far, we have delivered 1,02,400 medical oxygen cylinders to states and UTs.
भारत में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 88% से अधिक हो गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में स्वस्थ हुए मरीजों की कुल संख्या 65,97,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में 7,83,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और मृत्यु दर 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि से रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है। देश भर में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 74 लाख से ज्यादा हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में कुल 9 करोड़ 42 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राजधानी दिल्ली में कोविड के मामलों की कुल संख्या 3,31,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अब तक कोरोना संक्रमण से ग्रस्त 3,01,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में मृतकों की संख्या 6,009 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड वायरस संक्रमण के 1,091 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 88.68% हो गई है। गुजरात में कल संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1100 से नीचे दर्ज की गई। राज्य में अब तक 1,41,652 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 53,74,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में सबसे अधिक 239 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 183 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,436 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 74 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 9 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,638 हो चुकी है। इस बीच संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद अहमदाबाद नगर निगम द्वारा 7 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कई महीनों के बाद पहली बार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 4,000 से नीचे दर्ज हुई है। इसके अलावा इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 40,000 से नीचे आ गई है। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में 12 अक्टूबर से प्रतिदिन संक्रमण का आंकड़ा 5,000 से नीचे आने लगा है। कोरोना के ग्राफ में लगातार कमी दर्ज हो रही है। कई महीनों के बाद कल ये आंकड़ा गिरकर 3,914 पर पहुंच गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी 39,121 पर पहुंच गई है। इस बीच चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि इस संक्रमण के इलाज के दौरान वेंटिलेटर की तुलना में ऑक्सीजन कैनुला की ज्यादा मांग हो रही है, इसलिए इसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड से संक्रमित मरीजों के फेफड़ों पर विशेष ध्यान देने के अतिरिक्त कुछ मामलों में खतरनाक वायरस के कारण खून के थक्कों को नियंत्रित करना भी जरूरी हो जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जोर देकर कहा है कि संक्रमण की आरंभिक अवस्था में मरीजों को भर्ती करने से उनके स्वस्थ होने की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। कर्नाटक में कल कोविड संक्रमण के 7,012 नए मरीजों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,65,586 पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 8,344 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अब तक इस बीमारी से 6,45,825 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल कोविड से 51 लोगों की मौत हो गई। इस तरह कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 10,478 पर पहुंच गई। केरल में कोरोना से पॉजिटिव मामलों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने की खबर है। राज्य में 7,631 कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 8,410 रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 95,200 है। राज्य में मृतकों की संख्या 1,161 हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 4 प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
4 चीजें खास अपने साफ रखने हैं, मास्क हमेशा पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी जुकाम किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है। और त्योहार के समय में अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घर वालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री जावड़ेकर ने कल फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कहा कि प्रदूषण की समस्या प्रत्येक देश में है। भारत में प्रदूषण के प्रमुख कारण परिवहन, उद्योग, कचरा प्रबंधन, धूल और पराली का जलना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में BS6 लागू करने का बड़ा फैसला किया है, जिससे प्रदूषण में कमी आनी शुरू होगी। मेट्रो रेल और CNG बसों ने प्रदूषण का स्तर कम करने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ई-बस और मेट्रो रेल सभी प्रमुख शहरों में आ रही हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर शून्य होगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रदूषण का स्तर घटाने में लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब भी संभव हो लोगों को पैदल चलना चाहिए या साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। मुंबई मेट्रो रेल सेवा आज से फिर शुरू हो रही है। भारत और श्रीलंका की नौसेना का संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स आज से। अमेरिका की पहल पर इस्राइल और बहरीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित। और बैडमिंटन में नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन महिला सिंगल्स खिताब जीता। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। मुंबई में मेट्रो रेल सेवा आज से फिर शुरू हो रही है। हालांकि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए शुरू में यात्रियों की संख्या और मेट्रो के फेरे सीमित रखे जाएंगे। एक रिपोर्ट। 7 महीने तक बंद रहने के बाद मुंबई मेट्रो आज से अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। मेट्रो के सभी कर्मचारी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम और स्वास्थ्य डेस्क के साथ सुसज्जित है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर हेल्थ चेकअप कियोस्क स्थापित किए गए हैं। यात्रा करते समय यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। संपर्क रहित टिकटिंग प्रणाली को अपनाते हुए यात्रियों को QR कोड वाले टिकट जारी किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए फर्श के साथ टिकट काउंटर, AFC गेट्स, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के अंदर स्टिकर्स को चिपकाया गया है। साथ ही स्वास्थ्य जांच न करने वाले यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिव्यांगों को बस किराए में 50% छूट देने के मामले में मध्य प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। वहीं दिव्यांगों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID देने में दूसरे स्थान पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचालित विशिष्ट पहचान पत्र परियोजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना और उन्हें सर्व सुविधा युक्त विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करना है। मध्य प्रदेश में निःशक्तजन कल्याण विभाग के आयुक्त संदीप रजक ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में अब तक 6,60,000 लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। और UDID का आधार कार्ड जैसा ये कार्ड होता है, इसके आधार पर उनको बसों में जहाँ पे परिवहन विभाग ने हमारे आग्रह कर उसको छूट देने का उसमें कर दिया है। तो 50% छूट बसों में मिलती है उनको बसों में। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में हर दिव्यांग व्यक्ति के UDID कार्ड को स्पर्श पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना महामारी के दौरान दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिकों के परिवारों के दिव्यांग सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आज से फिर खुल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल लगभग 7 महीने से बंद थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक लंबे अरसे के बाद क्लासरूम फिर से छात्रों की चहल पहल से गुलजार होने वाले हैं। हालांकि इस बार नजारा पूरी तरह से बदला होगा। क्लासरूम में चेहरों पर मास्क लगाकर और 6 फीट की दूरी बनाए हुए कुल क्षमता के महज आधे छात्र ही मौजूद रहेंगे। कोविड के असर के चलते छात्रों को एक दूसरे से नोट्स बदलने या पेन पेंसिल और दूसरे सामान मांगने का
सहज स्वभाव भी बदलना होगा। क्लासरूम में भी अब सिर्फ चौक, ब्लैक बोर्ड या डस्टर ही नहीं होगा, बल्कि सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक चिकित्सा के भी इंतजाम होंगे। नियमों के मुताबिक सिर्फ परिजनों की अनुमति से ही छात्र स्कूल आ सकेंगे। छात्रों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह चलती रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम कल समाप्त होगा। अब तक 240 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। राज्य में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक साथ चुनावी सभा को संबोधित किया। तरारी, जगदीशपुर, डुमरांव और बक्सर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित रैली में श्री कुमार ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बिहार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने जमुई, लखीसराय और शेरघाटी की चुनावी सभा में कहा कि राज्य सरकार न तो युवाओं को रोजगार दे सकी और न ही 15 वर्षों में कोई कल कारखाना लगवा सकी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतेगी। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मुजफ्फरपुर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सबसे अधिक युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने भी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा भवन की आधारशिला रखी। भारत सरकार की ओर से इस भवन के लिए वित्तीय सहायता पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अभियान के तहत दी गई है। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों तक चलने वाला शरद ऋतु महोत्सव संपन्न हो गया है। इसका आयोजन कश्मीर पर्यटन निदेशालय द्वारा किया गया था। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने इस अवसर पर पहलगाम के लिड्डर वैली गोल्फ कोर्स में गोल्फ टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर से भी करीब 80 गोल्फ खिलाड़ियों ने भाग लिया। कर्नाटक में भारी वर्षा और भीमा नदी के उफान पर होने के कारण कलबुर्गी जिले के सोना बांध से लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई है। भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान कलबुर्गी और विजयपुरा जिलों में राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। अफजलपुर, जेवर्गी और चित्तापुर तालुक के करीब 157 गांव भीमा नदी के उफान के कारण प्रभावित हैं। करीब 55 गांवों को खाली कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 15,078 लोगों को सहायता केंद्रों में पहुंचाया गया है। उधर हैदराबाद में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। लगातार 5वें दिन भारी वर्षा होने के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बालानगर जलाशय में दरार आ जाने से कई रिहायशी कॉलोनियों में 6 से 10 फुट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने हैदराबाद और आसपास के जिलों में अगले 3 दिन तक भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, केरल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद सामान्य तरीके से हो रही है। उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अब तक 3,38,000 किसानों से 84,46,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने खरीद एजेंसियों के जरिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के किसानों से 723 टन मूंग और उड़द की खरीद की है, जिसका कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य 5 करोड़ 21 लाख रुपए है। भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच 8वां वार्षिक संयुक्त अभ्यास स्लाइनेक्स आज से त्रिंकोमाली तट पर शुरू हो रहा है। यह अभ्यास 21 अक्टूबर तक चलेगा। रियर एडमिरल बंजारा जयतिलका के नेतृत्व में श्रीलंका की नौसैनिक पोत सयूरा और गजबाहू अभ्यास में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के पोत करमोटा और किल्तान का नेतृत्व रियर एडमिरल संजय वात्सायन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान भी अभ्यास में भाग लेंगे।
स्लाइनेक्स का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन प्रक्रियाओं में सुधार लाना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्लाइनेक्स श्रृंखला के अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच गहन संबंधों का परिचायक है, जिससे समुद्री क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग बढ़ा है। ध्वनि से भी अधिक रफ्तार से उड़ान भरने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का कल भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत आईएनएस चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने अरब सागर के ठिकाने पर अचूक निशाना लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ, ब्रह्मोस कंपनी और भारतीय नौसेना को शुभकामनाएं दी। ब्रह्मोस मिसाइल का डिजाइन, विकास और निर्माण का कार्य भारत और रूस ने मिलकर किया है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये जानकारी बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमेन ने ढाका में उस समय दी जब भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोराई सवाई ने उनसे भेंट की। डॉक्टर मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश और भारत अगले वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मिलकर मनाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी ढाका में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। इसराइल और बहरीन के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हो गए हैं। अमेरिका की पहल पर कल रात दोनों देशों ने मनामा में 8 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें राजनयिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के बारे में संयुक्त वक्तव्य भी शामिल है। दोनों देश अब एक दूसरे के यहां दूतावास खोल सकते हैं। बहरीन अब मध्य पूर्व एशिया में इसराइल को मान्यता देने वाला चौथा अरब देश बन गया है। इससे पहले संयुक्त अरब अमारात, मिस्र और जॉर्डन इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आई लीग ट्रॉफी जीतने पर मोहन बागान को बधाई दी है। कल कोलकाता में आयोजित समारोह में मोहन बागान क्लब को ट्रॉफी प्रदान की गई। मोहन बागान ने 10 मार्च को आइजॉल फुटबॉल क्लब को हराकर खिताब जीता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ट्रॉफी नहीं दी गई थी और सत्र इसके बाद रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन बागान के खिलाड़ियों, कर्मचारियों और प्रशंसकों को बधाई देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से ये अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है। पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने कल महिला सिंगल्स में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। जापानी स्टार ने ओंडिस में स्पेन की मारिन को 21-19, 21-17 से हराया। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने अपने ही देश के रैस्मस गेमकी को हराया। मिश्रित डबल्स में मार्क लम्सफस ने इसाबेल हेट्रिच को फाइनल में इंग्लैंड के क्रिस और गैबी एडकॉक को हराकर सुपर सीरीज प्रतियोगिता जीतने वाले पहले जर्मन मिक्स्ड डबल्स खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने रोमांचक दूसरे सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस को हरा दिया। मैच और पहला सुपर ओवर टाई होने के बाद टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार हार जीत का फैसला दूसरे सुपर ओवर में हुआ। इससे पहले कल अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी सुपर ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। आज अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भारी वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे आ गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 4 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। जी आनंद।
सरकारी विशेषज्ञ समिति की ओर से दी गई कोरोना से जुड़ी जानकारियां सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की हैं। हिंदुस्तान लिखता है, कोरोना का पीक गुजरा, दूसरी लहर की आशंका। अमर उजाला की सुर्खी है, कोरोना पर फरवरी तक काबू की उम्मीद, ज्यादातर राज्यों में स्थिर हो चुकी महामारी। कोरोना संकट के बीच अब स्कूल भी खुलने लगे हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में आज से स्कूल अनलॉक। अरब सागर में नेवी की वॉरशिप से ब्रह्मोस ने साधा सटीक निशाना। नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एक और उपलब्धि, ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य वर्जन का सफल परीक्षण। जनसत्ता के शब्द हैं, ब्रह्मोस का अरब सागर में सटीक लक्ष्य भेद। सर्दी के मौसम की आहट के बीच प्रदूषण संकट को भी लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। हरिभूमि ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के हवाले से लिखा है, एक दिन में खत्म नहीं होगा प्रदूषण, लगातार प्रयास जरूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पूरे देश में वायु प्रदूषण से निपटने की योजना पर काम कर रही है केंद्र सरकार। 4 वर्षों में साफ होगी दिल्ली एनसीआर सहित 100 शहरों की हवा। चीन से तनातनी के बीच गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को पंजाब केसरी ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है कि हमारी 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सर्दियों में बर्फ पिघलाने की शुरू हुई कोशिश। पत्र लिखता है, आज हो सकती है भारत और चीन के बीच 8वें दौर की कॉर्प कमांडर स्तर की वार्ता। बलिया कांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। डीयू दाखिला शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, सिर्फ हाई कट ऑफ ही नहीं, 45% पर भी हो रहे हैं दाखिले। वीर अर्जुन ने अपने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, डिजिटल के दौर में चेक से खुदरा भुगतान घटकर 2.96% पर आया। पाक ड्रग तस्करों की गतिविधियों पर लगेगा अंकुश, शीर्षक से हरिभूमि लिखता है, स्मगलरों पर असम राइफल्स की 9 महिला सैनिक कसेंगी शिकंजा। पहली बार आर्मी के साथ कॉम्बैट रोल में हुई तैनात। भारतीय सेना की ओर से खर्च में कटौती पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, खर्च में बड़ी कटौती की तैयारी, सेना दिवस, कैंटीन और मेस में कटौती करने का प्रस्ताव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। मुंबई मेट्रो रेल सेवा आज से फिर शुरू हो रही है। भारत और श्रीलंका की नौसेना का संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स आज से। अमेरिका की पहल पर इजराइल और बहरीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित। और बैडमिंटन में नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।